हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ये इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9th साइंस का चैप्टर सेकंड। इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो चलिए शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। हम कैसे जान सकते हैं कि बाज़ार से ख़रीदा हुआ दूध, घी, मक्खन, नमक, मसाला, मिनरल वाटर या जूस शुद्ध है? क्या आपने कभी इन खाने वाले पदार्थों के डिब्बों के ऊपर लिखे शुद्ध शब्द पर ध्यान दिया है? एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ होता है कि पदार्थ में कोई मिलावट न हो, लेकिन वैज्ञानिक के लिए ये सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण हैं, अतः शुद्ध नहीं है। उदाहरण के लिए दूध, जल, वसा, प्रोटीन आदि का मिश्रण है। जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो इसका तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से बने हैं। उदाहरण के लिए समुद्र का जल, खनिज मिट्टी आदि सभी मिश्रण हैं। मिश्रण क्या है? ध्यान दें, ये जो परिभाषा बन रही है ये आपके एक प्रश्न बनता है यहाँ से, तो मैं बताता हूँ। देखो मिश्रण क्या है। मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। यद्यपि सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है और इसे भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयवों से पृथक नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार चीनी एक पदार्थ है क्योंकि यह एक ही प्रकार का शुद्ध अवयव है रखता है और इसका यौगिक समान रहता है। पेय पदार्थ और मिट्टी में एक समान कण नहीं होते हैं। शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से प्राप्त हो सके, इसके अभिलाक्षणिक गुण एक समान होंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। मिश्रण के प्रकार। अवयवों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। इस प्रकार मिश्रण के कई प्रकार होते हैं। अब इसके लिए क्रियाकलाप है। कक्षा को अ, ब, स और द समूहों में बांटें। एक बीकर जिसमें 50 ml जल और 1 चम्मच कॉपर सल्फेट चूर्ण हो, समूह अ को दें। समूह ब को एक बीकर 50 ml जल और 2 चम्मच कॉपर सल्फेट चूर्ण दें। कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट या साधारण नमक सोडियम क्लोराइड समूह स और द को दें। दोनों को अवयवों की पृथक पृथक मात्रा दें। अब पृथक पृथक समूह के इन अवयवों को मिलाकर मिश्रण तैयार करें। उनके रंग और बनावट के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करें। समूह ए और ब को एक मिश्रण प्राप्त होता है जिसकी बनावट समान होती है। इस तरह के मिश्रण को हम समांगी मिश्रण अथवा विलयन कहते हैं। इस तरह के मिश्रणों के कुछ अन्य उदाहरण हैं। जल में नमक और जल में चीनी दोनों समूह से प्राप्त घोल के रंगों की तुलना करें। यद्यपि दोनों समूह के पास कॉपर सल्फेट का घोल है, लेकिन उन दोनों घोल के रंगों की तीव्रता पृथक पृथक है। यह दिखलाता है कि समांगी मिश्रण पृथक पृथक संगठन रख सकते हैं। समूह स और द ने जो मिश्रण प्राप्त किया उनके अंश भौतिक दृष्टि से पृथक है। इस तरह के मिश्रणों को विषमांगी मिश्रण कहते हैं। सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन, नमक और सल्फर एवं जल तथा तेल विषमांगी मिश्रण के अन्य उदाहरण हैं। क्रियाकलाप। आइए पुनः कक्षा को 4 समूहों अ, ब, स और द में बांटें। प्रत्येक समूह को नीचे दिए हुए समूह में से एक दें। समूह अ को कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल दें। समूह ब को 1 चम्मच कॉपर सल्फेट दें। समूह स को चौका चूर्ण या गेहूं का आटा दें। समूह द को दूध या शहद की कुछ बूंदें दें। छात्रों को कांच की छड़ की सहायता से नमूनों को जल में मिलाने को कहें।
क्या कण जल में दिखाई देते हैं? अब टॉर्च से प्रकाश की किरण को बीकर पर डालें और उसको सामने से देखें। क्या प्रकाश की किरण का मार्ग दिखाई देता है? अब मिश्रण को कुछ समय तक शांत छोड़ दें। इस बीच मिश्रण छानने वाले उपकरण को तैयार कर लें। क्या मिश्रण स्थिर है या कुछ समय के बाद कण नीचे बैठना शुरू करते हैं? मिश्रण को छान लें। क्या छानक पत्र पर कुछ शेष बचा है? कक्षा में परिणामों पर चर्चा कर इस क्रिया पर एक मत बनाने का प्रयत्न करें। समूह ए और ब एक विलयन पाते हैं, समूह स एक निलंबन पाता है, समूह द एक कोलाइड विलयन पाता है। अब हम विलयनों, निलंबनों और कोलाइड विलयनों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले विलयन क्या है? यहाँ से आपकी एक परिभाषा बनती है। विलयन क्या है? विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। आप प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयनों को देखते होंगे। नींबू जल, सोडा जल और विलयन के उदाहरण हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उदाहरण सहित आप इनको लिखें। विलयन दो या दो से अधिक प्रकार के समांगी पदार्थों का मिश्रण होता है। ठीक है, तो इसे आप जरूर याद कर लें। प्राय हम एक विलयन को ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं जिसमें ठोस, द्रव या गैस मिले हो, लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन मिश्र धातु, गैसीय विलयन वायु भी होते हैं। एक विलयन के कणों में समांगिकता होती है। उदाहरण के लिए नींबू जल का स्वाद सदैव समान रहता है। यह दर्शाता है कि इस विलयन में चीनी और नमक के कण समान रूप से वितरित होते हैं। मिश्र धातुएं, ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है क्योंकि ये अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं और पृथक पृथक संघटक रखते हैं। उदाहरण के लिए पीतल जिंक लगभग 30% और कॉपर लगभग 70% का मिश्रण है। किसी विलयन को दो भागों विलायक और विलय में बांटा जाता है। विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है, जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है, उसे विलायक कहते हैं। विलयन का वह घटक प्राय कम मात्रा में होता है जो कि विलायक में घुला होता है, उसे विलेय कहते हैं। उदाहरण के लिए चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। इसमें चीनी विलेय है और जल विलायक है। आयोडीन और एल्कोहल का विलयन, जिसे टिंचर आयोडीन के नाम से जाना जाता है, इसमें आयोडीन विलेय है और एल्कोहल विलायक है। वातयुक्त पेय जैसे सोडा, जल, कोक आदि तरल विलयन में गैस के रूप में है। तरल विलयन में गैस के रूप में इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलेय और जल विलायक है। वायु गैस में गैस का विलयन है। यह मुख्यतः दो घटकों ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन 78% का समांगी मिश्रण है। नाइट्रोजन को वायु का विलायक कहा जाता है। वायु में दूसरी गैसें बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होती हैं। विलयन के गुण, यहाँ से आपका एक प्रश्न बनता है कि विलयन के गुणों को समझाइए। तो आपको यहाँ पर विलयन के ये जो टॉपिक है ना, ये आपको यहाँ से लेकर ये कंप्लीट आपको पढ़ना है। ठीक है, तो क्या है? विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, इसलिए वे आंख से दिखाई नहीं देते। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। छानने की विधि द्वारा विलेय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता। विलयन को शांत छोड़ देने पर विलेय के कण नीचे नहीं बैठते, अर्थात विलयन स्थायी है। ठीक है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। आगे बात करें हम विलयन की सांद्रता। क्रियाकलाप 2.2 में हमने देखा कि समूह ए और समूह ब के पास एक ही पदार्थ के विभिन्न आभाओं के रंगों के विलयन हैं। हम लोग जानते हैं कि विलयन में पृथक पृथक मात्रा में विलायक और विलेय पदार्थ होते हैं। विलयन में मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इन्हें तनु, सांद्र या संतृप्त घोल कहा जाता है। तनु और सांद्र तुलनात्मक शब्द हैं। क्रियाकलाप 2.2 में समूह ए द्वारा प्राप्त विलयन समूह ब की तुलना में तनु है।
अब एक क्रियाकलाप 2.3, दो पृथक पृथक बीकरों में 50 ml जल लें। एक बीकर में नमक और दूसरे में चीनी अथवा बेरियम क्लोराइड मिलाकर अच्छी तरह से मिला लें। जब विलेय पदार्थ और अधिक न घुले तब 5 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए बीकर को गर्म करें। विलेय पदार्थ को पुनः मिलाना शुरू करें। क्या किसी दिए गए ताप पर चीनी, नमक अथवा बेरियम क्लोराइड की जल में घोली गई मात्राएं बराबर हैं? किसी निश्चित तापमान पर उतने ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितने की विलयन की क्षमता होती है। दूसरे शब्दों में, दिए गए निश्चित ताप पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित हो उसकी घुलनशीलता कहलाती है। यहाँ पर एक प्रश्न बनता है, ठीक है, मैं आपको इसका मार्क करवा देता हूँ। किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितने की विलयन की क्षमता होती है। दूसरे शब्दों में, दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है इसकी घुलनशीलता कहलाती है। तो यहाँ तक आपको याद करना है, ठीक है। आगे बात करेंगे हम, यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो उसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट लाइन है, आप इसे भी याद कर लें, ठीक है। मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, आप भी इसको अंडरलाइन कर लें या फिर लिख लें। यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की संतृप्त मात्रा से कम है, संतृप्तता से कम है तो इसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। यदि विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम है तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। यदि आप किसी विशिष्ट ताप पर एक संतृप्त विलयन लें और उसे धीरे धीरे ठंडा करें तो क्या होगा? उपरोक्त किए गए क्रियाकलाप से हम कह सकते हैं कि दिए हुए एक निश्चित तापमान पर पृथक पृथक पदार्थों की विलयन क्षमता भिन्न होती है। विलायक की मात्रा, द्रव्यमान अथवा आयतन में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता दर्शाने की बहुत सी विधियां हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ 3 विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले द्रव्यमान विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत, इसको हम द्रव्यमान प्रतिशत भी बोलते हैं। तो इसका सूत्र होता है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुना 100। विलेय और विलायक का जो अनुपात होता है, द्रव्यमान का अनुपात होता है, उसको 100 से गुणा करने पर यहाँ पर निकलता है द्रव्यमान प्रतिशत। दूसरा है द्रव्यमान विलयन के आयतन प्रतिशत, मतलब यहाँ पर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन इंटू 100। ये तब किया जाता है जब आपका जो विलेय पदार्थ है वो ठोस हो और जो विलयन है वो द्रव हो, जैसे दूध में चीनी, ठीक है। और इसको 100 से गुणा करने पर द्रव्यमान विलयन के आयतन प्रतिशत निकल के आता है, ठीक है। अब इसके बाद हम तीसरे की बात करेंगे, विलयन के आयतन और आयतन प्रतिशत। मतलब यहाँ पर विलेय और विलयन दोनों जब द्रव अवस्था में होते हैं तो इनका जो अनुपात निकलता है उसको 100 से गुणा करने पर निकलता है विलेय विलयन का आयतन प्रतिशत। तो ये विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणा 100 करते हैं, ठीक है। तो ये 3 सूत्र आप याद रखें, बिल्कुल सिंपल सूत्र हैं। उदाहरण 2.1, एक विलयन में 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है। विलयन की सांद्रता का परिकलन कीजिए। देखो, इसका परिकलन करने के लिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले टोटल विलयन निकालेंगे। जैसे 320 प्लस 40 360 ग्राम हो जाता है टोटल विलयन का द्रव्यमान। और यहाँ पर हमारे पास में जो विलेय है उसका द्रव्यमान है 40 ग्राम। तो यहाँ पर हमारे पास में फॉर्मूला होता है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। तो यहाँ पर 40 बटे हो जाएगा 360, इसको 100 से गुणा करेंगे तो 11.1% निकल के आता है, सांद्रता निकल के आती है विलेय की सांद्रता, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है निलंबन। इसके लिए क्रियाकलाप करते हैं, तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि निलंबन होता क्या है। क्रियाकलाप 2.2 में समूह स के द्वारा पाया गया कि विषमांगी घोल जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है निलंबन कहलाता है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ कण घुलते नहीं है बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। ये निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं।
मतलब उसमें मिक्स तो हो जाते हैं लेकिन अलग दिखाई देते हैं। निलंबन के गुणधर्म, निलंबन के गुणधर्म आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए यहाँ पर ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इसको आप ध्यान से पढ़ें, ठीक है। ये निलंबन, इसको, ये सारा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो क्या होता है निलंबन गुणधर्म? यह एक विषमांगी मिश्रण है, मतलब मिश्रण के दोनों अवयव अलग अलग अवस्था में होते हैं, ठोस या द्रव या फिर गैस, तीनों अलग अलग अवस्था में होते हैं। ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं। ये निलंबित कण प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं जिससे उनका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। जब इसे शांत छोड़ देते हैं तो ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। छानन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है और विलयन में प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन रुक जाता है, ठीक है। तो ये सारे गुणधर्म क्या है, निलंबन के गुणधर्म हैं। आगे हम बात करेंगे कोलाइडल विलयन की। तो क्या है ये कोलाइडल विलयन? क्रियाकलाप 2.2 में समुदाय के द्वारा प्राप्त मिश्रण को कोलाइड या कोलाइडल विलयन कहा जाता है। कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण समांगी मिश्रण प्राप्त होता है, लेकिन वास्तविकता में विलयन विषमांगी मिश्रण होता है। यहाँ पर आपको कुछ उदाहरण मिलेंगे, जैसे कोलाइड्स के सामान्य उदाहरण, द्रव, परीक्षित प्रावस्था, द्रव दिखाई देती है, परीक्षेपण के माध्यम गैस, और किस प्रकार का होता है ये, एरोसोल, उदाहरण कोहरा, बादल, कुहासा। ठोस के बारे में बात करें तो इसमें गैस मिक्स होता है, परीक्षेपण माध्यम गैस होता है, इसका प्रकार एरोसोल होता है, जैसे धुआं, स्वचालित वाहन का निथार। अगर हम गैस की बात करें तो गैस द्रव में जब परिक्षेपित होता है तो यहाँ पर प्रकार बनता है फोम का, मतलब झाग। शेविंग क्रीम इसका एक उदाहरण है। अब बात करें हम द्रव की, तो द्रव में जब मिक्स होता है तो इमल्सन बनता है, जैसे दूध, फेस क्रीम, तेल और पानी, इनका मिश्रण इस तरह से। ठोस का द्रव में परिक्षेपण होता है तो बनता है सोल, सोल मतलब मैग्नीशियम, मिल्क, कीचड़, इस तरह से। गैस ठोस में मिक्स होती है तो बनता है फोम। फोम किस तरह का, जैसे स्पंज है, रबड़ है, प्यूमिस है, इस तरह से। मधुमक्खी की छत्ता भी कुछ इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। द्रव जब ठोस में मिक्स होता है तो जेल बनता है, जैसे जेली, पनीर, मक्खन, ठीक है। और लास्ट, ठोस जब ठोस में मिलता है तो ठोस सोल बनता है, जिसको हम ग्रीन रंगीन पत्थर बोलते हैं, दूध या कांच पत्थर है, ठीक है। कांच भी इसका एक एग्जाम्पल है। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं, किसके, कोलाइड के। कोलाइडल कणों के छोटे आकार के कारण हम इसे आंखों से नहीं देख पाते, लेकिन ये कण प्रकाश की किरणों को आसानी से फैला देते हैं, जैसा कि हमने क्रियाकलाप 2.2 में देखा है। प्रकाश की किरण का फैलना टिंडल प्रभाव कहलाता है। ध्यान रखें, ये यहाँ से आपके लिए एक मोस्ट बनता है, ठीक है। टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? तो इसका उदाहरण है, प्रकाश की किरणों का फैलना टिंडल प्रभाव कहलाता है। किसके द्वारा? कोलाइड कणों के द्वारा प्रकाश किरणों का फैलना टिंडल प्रभाव कहलाता है। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, ठीक है। एक कमरे में छोटे छिद्र के द्वारा प्रकाश की किरण आती है, तब वहाँ पर हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। बिल्कुल अंधेरे कमरे में एक छोटे से छिद्र से अगर कोई प्रकाश किरण आ रही है तो उस प्रकाश किरण में जो कोलाइडी कण हमको उड़ते हुए दिखाई देते हैं, तो ये जो चमकते उड़ते हुए कण दिखाई देते हैं, इसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। यह कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश के फैलने के कारण होता है। जब एक घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरती है तो हम वहाँ टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। जंगल के कोहरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं जो कि कोलाइड कणों के समान व्यवहार करते हैं। इस तरह से ये जो आपको फोटो दिखाई दे रही है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कोलाइड कणों के गुणधर्म, ठीक है। तो क्या होते हैं कोलाइड कणों के गुणधर्म, मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर रहा हूँ आपके लिए। ये देखो यहाँ से ये जो 4-5 पॉइंट है, ये क्या है, कोलाइड कणों के गुणधर्म है। तो सबसे पहला गुणधर्म क्या है, ये एक विषमांगी मिश्रण है। दूसरा, कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप से आंखों से नहीं देखे जा सकते।
तीसरा, ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं तथा इसके मार्ग को सदृश बनाते हैं, मतलब दिखाई देते हैं मार्ग। जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल में बैठ जाते हैं, अर्थात ये स्थायी होते हैं। ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किया जा सकते, किंतु ये एक विशेष विधि मतलब अपकेंद्रीकरण तकनीक द्वारा इसको अलग किया जा सकता है। कोलाइडल विलयन परीक्षित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम से बनता है। विलेय पदार्थ की तरह का घटक या परिक्षिप्त कण जो कोलाइडल रूप में रहता है उसे परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं, तथा वह घटक जिसमें परीक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहता है उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। कोलाइडल को परिक्षेपण माध्यम 3 तरह के होते हैं, ठोस, द्रव या गैस की अवस्था और परीक्षित प्रावस्था के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। सारणी 2.1 में कुछ उदाहरण इसके दिए गए हैं। ठीक है, तो अभी जो हमने पहले पढ़ चुके हैं सारणी उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, अब हम बात करेंगे मिश्रणों के घटकों का पृथक्करण। क्या क्या घटक होते हैं इसके, हम पढ़ चुके हैं कि प्राय प्राकृतिक पदार्थ रासायनिक तौर पर शुद्ध नहीं होते। मिश्रण से घटकों का पृथक करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं। पृथक करने से मिश्रण के प्रत्येक घटक के बारे में जानकारी प्राप्त करना और प्रयोग में लाना सुगम हो जाता है। विषमांगी मिश्रण को साधारण भौतिक क्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है, जैसे हाथ से चुनकर छन्नी से छानकर, जो हम प्रतिदिन व्यवहार में लाते हैं। कभी कभी मिश्रण में घटकों को पृथक करने के लिए विशेष तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। रंग वाले घटक मतलब डाई, घटक को डाई या नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे पृथक कर सकते हैं, इसका एक क्रियाकलाप है। आधा बीकर जल लें, बीकर के मुख पर वाँच ग्लास रखें, कुछ बूंद स्याही वाँच ग्लास पर डाल दें। अब बीकर का गर्म करना शुरू करें। हम स्याही को प्रत्यक्ष रूप से गर्म नहीं करना चाहते हैं। आप देखेंगे कि वाँच ग्लास से वाष्पीकरण हो रहा है। वाष्पीकरण होने पर गर्म करना जारी रखते हैं। जब वाँच ग्लास पर कोई परिवर्तन नहीं दिखता है तब हम उसे गर्म करना बंद कर देते हैं। इसे ध्यान से देखें और प्रक्षेपित करें। अब उत्तर दें। अभी जो आपने क्रियाकलाप किया है इसके आधार पर उत्तर दें। आपके विचार में वाँच ग्लास पर ये किसका वाष्पीकरण हुआ? क्या वाँच ग्लास पर कोई अवशेष बचा है? आप क्या प्रतिपादित करेंगे, क्या स्याही एक शुद्ध पदार्थ है या मिश्रण है? ठीक है, तो इससे आपको पता लगता है कि स्याही क्या एक शुद्ध पदार्थ नहीं है, एक मिश्रण है। ठीक है, हम पाते हैं कि स्याही जल में रंग का एक मिश्रण है। इस तरह से हम विलायक से विलेय पदार्थ को वाष्पीकरण की विधि द्वारा पृथक्करण कर सकते हैं। दूध से क्रीम को कैसे पृथक कर सकते हैं? आजकल हम बाजार में संपूर्ण मतलब फुल क्रीम, टोन्ड, डबल टोन्ड प्रकार के दूध पॉलीपैक मतलब प्लास्टिक की थैली या टेट्रा पैक में पाते हैं। दूध के इन प्रकारों में भिन्न भिन्न मात्रा में वसा होती है। एक प्रणाली में थोड़ी मात्रा में संपूर्ण क्रीम युक्त दूध लें। अपकेंद्रीय यंत्र से इसे 2 मिनट तक अपकेंद्रित करें। अगर स्कूल में यह यंत्र उपलब्ध नहीं है तो यह प्रयोग आप घर पर रसोई में प्रयोग की जाने वाली मथनी या मिक्सी से भी कर सकते हैं। यदि नज़दीक में कोई मिल्क डेयरी है तो वहाँ जाएं और पूछें वे क्रीम को दूध से कैसे पृथक करते हैं, वे दूध से पनीर कैसे बनाते हैं। अब उत्तर दें। ये जो सब करने के बाद में आपको उत्तर देना है। दूध को मथने पर आप आपने क्या देखा? तो सिंपल सा है, दूध मथने के बाद कुछ देर बाद में उसकी जो क्रीम है वो निकल कर किनारों के आसपास जम जाती है। दूध में से क्रीम का पृथक्करण कैसे करते हैं? तो इसका सही उत्तर है अपकेंद्रीयकरण विधि से। ठीक है, यह अपकेंद्रीय यंत्र द्वारा, छाछ करने की मशीन के द्वारा। ठीक है, कभी कभी द्रव में मौजूद ठोस कण इतने छोटे होते हैं कि ये छानक पत्र से बाहर निकल जाते हैं। इन कणों को पृथक करने के लिए छानन विधि का प्रयोग नहीं किया जाता। ऐसे मिश्रणों को अपकेंद्रण के द्वारा पृथक किया जाता है। इस सिद्धांत के आधार पर जब इसे तेजी से घुमाया जाता है तब बाहरी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर ही रह जाते हैं। अब एक अनुप्रयोग है इसका। जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र के जांच में, डेयरी तथा घर में क्रीम से मक्खन निकालने की प्रक्रिया में और कपड़े धोने की मशीन में भीगे हुए कपड़ों से जल निचोड़ने में इस अपकेंद्रीय विधि का उपयोग किया जाता है। 2 अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक करने के लिए भी इस विधि का उपयोग किया जाता है। और कैसे करते हैं इसके बारे में चलिए जानते हैं।
आइए एक क्रियाकलाप है, आइए कीप के प्रयोग में मिट्टी के तेल को जल से पृथक करने का प्रयास करें। मिट्टी के तेल और जल के मिश्रण को एक पृथक्करण कीप में डालें। कुछ देर तक इसे शांत छोड़ दें ताकि जल और तेल की पृथक पृथक परत बन जाए। पृथक्करण कीप के स्टॉप कॉर्क को खोलें और सावधानीपूर्वक नीचे वाले जल की परत को निकाल लें। जैसे ही तेल नीचे पहुँचे स्टॉप कॉर्क को बंद कर दें, मतलब जल अलग हो जाएगा और ऊपर ऊपर केरोसिन रह जाएगा। इस तरह से नीचे जल है, बीच में तेल है और ऊपर खाली जगह है ना। तो ये इसका उपयोग आप कहाँ कहाँ पर लेते हैं? तेल और जल के अघुलनशील मिश्रण को पृथक करने में, धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करने में। इस विधि के द्वारा हल्के स्लैग धातु मल को ऊपर से हटा लिया जाता है और धातु और भट्टी की निचली सतह पर पिघला हुआ लोहा सही रह जाता है। तो यहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। सिद्धांत के अनुसार आपस में नहीं मिलने वाले द्रव अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में पृथक पृथक जमा हो जाते हैं। नमक तथा कपूर के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं? तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में सीधे सीधे कि नमक और कपूर के मिश्रण को कैसे दूर कर सकते हैं, बताइए। तो इसका आंसर यहाँ पर आपको मिलेगा। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि कपूर को गर्म करने पर वह ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार उन मिश्रणों जिनमें ऊर्ध्वपातित हो सकने वाले अवयवों को ऊर्ध्वपातित न होने योग्य अशुद्धियों से पृथक करने के लिए ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। अमोनियम क्लोराइड, नैफ्थलीन और एंथ्रेसिन इत्यादि ऊर्ध्वपातित होने योग्य ठोस पदार्थों के कुछ उदाहरण हैं। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि जब कोई पदार्थ, जब हम उसको गर्म करते हैं तो बिना द्रव में या गैस में परिवर्तित हुए या बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, उससे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इंग्लिश में सब्लिमेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। काली स्याही में डाई एक ही रंग है। क्या काली स्याही में डाई एक ही रंग है? तो काले रंग के अंदर कौन कौन से रंग मौजूद होते हैं उसके बारे में बात करेंगे हम इस क्रियाकलाप के अंदर। छानक पत्र की एक पतली परत लें, इसके निचले किनारे से 3 सेंटीमीटर ऊपर पेंसिल से एक रेखा खींच लें। उस रेखा के बीच में जल में घुलनशील काली स्याही की एक बूंद रखें, इसे सूखने दें। जार, बीकर या पर्क नली में जल लें, उसमें इस छानक कागज को इस प्रकार रख लें कि वह जल की सतह से ठीक ऊपर रहे, जैसा कि चित्र 2.8 ए में दर्शाया गया है। अब इसे शांत छोड़ दें। जैसे ही जल छानक पत्र पर ऊपर की ओर उठे, सावधानीपूर्वक देखें। इसे हम क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको उत्तर देखिए, आपको यहाँ पर क्या क्या दिखाई देता है। जैसे जैसे जल ऊपर की ओर उठता है, आपने छानक पत्र पर क्या देखा? क्या आपने छानक पत्र के टुकड़े पर विभिन्न रंगों का अवलोकन किया? आपके मतानुसार रंग के स्थान का छानक पत्र की ओर उठने का क्या कारण है? तो इसके उत्तर भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। जो स्याही आपने प्रयोग की उसमें जल विलायक के रूप में है और डाई विलेय के रूप में। जैसे ही जल छानक पत्र पर ऊपर की दिशा की ओर अग्रसर होता है, यह डाई के कणों को भी अपने साथ ले लेता है। प्राय डाई 2 या 2 से अधिक रंगों का मिश्रण होता है। रंग वाला घटक जो कि जल में अधिक घुलनशील है, तेजी से ऊपर उठता है और इस प्रकार रंगों का पृथक्करण संभव हो जाता है। मिश्रण में घटकों को पृथक करने की इस विधि को क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। मतलब रंगों को अलग करने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। ग्रीक में क्रोमा का अर्थ रंग होता है। इस विधि को सबसे पहले रंगों को पृथक करने में प्रयोग किया गया था, इसलिए इसका नाम क्रोमेटोग्राफी पड़ा। यह एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग उन विलेय पदार्थों को पृथक करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं। तकनीकी में विकास के साथ ही क्रोमेटोग्राफी में नई तकनीकों का विकास हुआ है, जिसके बारे में आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। अब इसके अनुप्रयोग कहाँ कहाँ पे हैं, कहाँ कहाँ उपयोग में आती है ये देखिए। डाई में रंगों को पृथक करने में, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करने में, रक्त से नशीले पदार्थों को पृथक करने में। 2 घुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं? 2 घुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं? तो इसके लिए अनुप्रयोग है। आइए हम एसीटोन और जल को उनके मिश्रण से पृथक करने का प्रयास करें। मिश्रण को आसवन फ्लास्क में लें, उसमें एक थर्मोमीटर लगाएं
उपकरण को दिए गए चित्र 2.9 के अनुसार व्यवस्थित करें। मिश्रण को धीरे धीरे गर्म करें और सावधानीपूर्वक थर्मामीटर का अवलोकन करें। एसीटोन वाष्पीकृत होता है और संघनित होकर संगणक द्वारा बाहर निकलने पर इसे बर्तन में एकत्रित किया जाता है। यह आसवन फ्लास्क में शेष रह जाता है, जल आसवन फ्लास्क में शेष रह जाता है। मतलब एसीटोन एक ऐसा पदार्थ है जो आप जल में मिलाने पर आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि इसमें जल कौन सा है, एसीटोन कौन सा है। लेकिन जब आप इसको गर्म करके करते हैं तो सबसे पहले एसीटोन वाष्पीकृत होता है, फिर आप इसे ठंडा करके अलग कर सकते हैं। अब इसका उत्तर देना है। जब आप मिश्रण गर्म करना शुरू करते हैं तब आप क्या अवलोकित करते हैं? कुछ समय के लिए किस ताप पर थर्मामीटर का पाठ्यांक स्थिर हो जाता है? एसीटोन का क्वथनांक क्या है? दोनों घटकों को हम पृथक कर पाते हैं क्यों? तो ये सारे उत्तर आपको देने हैं। इस विधि को आसवन कहा जाता है। इसका उपयोग वैसे मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं और जिनके घटकों के क्वथनांकों के मध्य अधिक अंतराल होता है। 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रव जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रवाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए वायु से विभिन्न गैसों का पृथक्करण तथा पेट्रोलियम उत्पादों से उनके विभिन्न घटकों का पृथक्करण, इसका उपकरण साधारण आसवन विधि के समान ही होता है। केवल आसवन फ्लास्क और संगणक के बीच एक प्रवाजी स्तंभ का प्रयोग किया जाता है। साधारण प्रवाजी स्तंभ एक नली होती है जो कि शीशे के गुटकों से भरी होती है। ये गुटके वाष्प को ठंडा और संघनित होने के लिए सतह प्रदान करते हैं, जैसा कि चित्र 2.10 में दर्शाया गया है। इस तरह से ये जो है, ठीक है। आसवन फ्लास्क वायु से गैसों को कैसे प्राप्त करते हैं? वायु के समांगी मिश्रण तथा इसके घटकों को प्रवाजी आसवन द्वारा पृथक किया जाता है। प्रवाह चित्र 2.11 इस विधि के विभिन्न चरणों को दर्शाता है। जैसे वायु है, दाब बढ़ाकर तथा तापमान कम करके वायु को संपीड़न तथा ठंडा करके। फिर द्रवीय वायु, प्रवाजी आसवन कॉलम में वायु को धीरे धीरे गर्म करना। फिर विभिन्न ऊंचाइयों पर गैसों का पृथक्करण, ठीक है। अलग अलग तापमान पर अलग अलग गैसें इकट्ठी हो जाती हैं। जैसे -183 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन जमा होती है, -186 पर ऑर्गन, -196 पर नाइट्रोजन, ठीक है। और वायु में कितना प्रतिशत आयतन होता है इसका? ऑक्सीजन का होता है 20.9%, ऑर्गन होती है 0.9%, नाइट्रोजन होती है 78.1%। ध्यान रखें इन चीज़ों को। यहाँ पर वायु के घटकों का पृथक्करण करने का ये चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इस तरह से किया जाता है। यदि हम वायु से ऑक्सीजन गैस को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें वायु में उपस्थित दूसरी गैसों को पृथक करना होगा। द्रव वायु प्राप्त करने के लिए पहले वायु पर दबाव बढ़ाया जाता है, फिर ताप को घटाकर उसे ठंडा कर संपीड़ित किया जाता है। इस द्रवित गैस को प्रवाजी आसवन स्तंभ में धीरे धीरे गर्म किया जाता है, जहाँ सभी गैसें विभिन्न ऊंचाइयों पर अपने क्वथनांक के अनुसार पृथक हो जाती हैं, जैसा कि चित्र 2.12 में दर्शाया गया है। निम्नलिखित के उत्तर दें। वायु में उपस्थित गैसों को उनके बढ़ते हुए क्वथनांक के अनुसार व्यवस्थित करें। ये जो गैसें हैं, ठीक है। दूसरा, जब वायु ठंडा किया जाता है तो कौन सा घटक पहले द्रव में परिवर्तित होता है? किसी अशुद्ध नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इसका एक क्रियाकलाप है 2.9। एक चीनी मिट्टी की प्याली में लगभग 5 ग्राम अशुद्ध कॉपर सल्फेट लें। जल की न्यूनतम मात्रा में इसे घोल दें, अशुद्धियों को छान लें। संतृप्त विलयन प्राप्त करने के लिए जल को कॉपर सल्फेट के घोल से वाष्पीकृत करें, ठीक है। जो बचेगा वो क्या होगा? विलयन को छानक पत्र से ढक दें और कमरे के ताप पर इसे दिन भर ठंडा होने के लिए शांत छोड़ दें। आप कॉपर सल्फेट के क्रिस्टलों को चीनी मिट्टी की प्याली में प्राप्त करेंगे। इस प्रक्रम को क्रिस्टलीकरण कहा जाता है। अब आपको उत्तर देना है। चीनी मिट्टी की प्याली में आप क्या अवलोकन करते हैं? क्या क्रिस्टल एक समान दिखाई देता है? चीनी मिट्टी की प्याली में रखे द्रव से क्रिस्टल को कैसे पृथक करेंगे? क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। उदाहरण के लिए समुद्री जल में जो नमक हम प्राप्त करते हैं उसमें बहुत सी अशुद्धियाँ हो सकती हैं। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। क्रिस्टलीकरण वह विधि है जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है।
क्रिस्टलीकरण विधि साधारण वाष्पीकरण विधि से निम्न कारणों से उत्तम होती है। कुछ ठोस विघटित हो जाते हैं या कुछ चीनी के समान गर्म करने पर झुलस जाते हैं। छानने के पश्चात भी अशुद्ध विलेय पदार्थ को विलायक में घोलने पर विलयन में कुछ अशुद्धियाँ रह जाती हैं। वाष्पीकरण होने पर ये अशुद्धियाँ ठोस को दूषित कर सकती हैं। अब इसके उपयोग क्या क्या हैं? समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने में, अशुद्ध नमूने से फिटकरी को प्राप्त करने में। इस प्रकार मिश्रण की प्रकृति के अनुसार ऊपर दी गई विधियों में से किसी का प्रयोग करके हम शुद्ध प्राप्त कर सकते हैं। तकनीकियों के विकास के साथ कई और पृथक करने वाली विधियों का आविष्कार हो चुका है। शहरों में जलघर से पीने योग्य जल की आपूर्ति की जाती है। जलघर का एक रेखा चित्र 2.13 में दर्शाया गया है। जलघर से अपने घर में प्राप्त होने वाले पेयजल के विभिन्न चरणों पर अपनी कक्षा में चर्चा करें। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। पिछले अध्याय में हमने पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन किया है। ऐसे गुण जिनका हम अवलोकन एवं वर्णन कर सकते हैं, जैसे कि रंग, कठोरता, दृढ़ता, भाव, घनत्व, द्रवणांक तथा क्वथनांक इत्यादि को भौतिक गुण कहा जाता है। अवस्थाओं का अंतर रूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि ये परिवर्तन पदार्थों के संगठन में बिना परिवर्तन किए होते हैं और इनकी रासायनिक प्रकृति में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। यद्यपि बर्फ, जल और वाष्प अलग अलग दिखते हैं और ये भिन्न भिन्न भौतिक गुणों को दर्शाते हैं, लेकिन ये रासायनिक रूप से समान ही होते हैं। जल तथा खाना पकाने वाले तेल दोनों द्रव हैं, लेकिन इनके रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न हैं। इनकी गंध और ज्वलनशीलता में अंतर है। हम जानते हैं कि तेल हवा में जलता है, जबकि जल आग को बुझाता है। तेल का यह रासायनिक गुण जल से इसे अलग करता है। जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने की प्रक्रिया में एक पदार्थ दूसरे से क्रिया करके अपने रासायनिक संगठन में परिवर्तन लाता है। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन लाता है तथा हम नए पदार्थ पाते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक प्रक्रिया भी कहा जाता है। मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन आते हैं, क्योंकि क्या आप इनकी पहचान कर सकते हैं? शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार हैं? शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार हैं? पदार्थों को उनके रासायनिक संगठन के आधार पर तत्वों या यौगिकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहले बात करेंगे तत्वों की। रॉबर्ट बॉयल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1961 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया था। फ्रांस के रसायनज्ञ एंटोनी लॉरेंट लवाइजिए 1743 से 1794 ने सबसे पहले तत्व की परिभाषा का प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया। इसके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तत्वों को साधारणतः धातु, अधातु और उपधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। धातुएं प्राय दिए गए निम्न गुणधर्मों में से सभी को या कुछ को प्रदर्शित करती हैं। ये चमकीली होती हैं, ये चांदी जैसी सफ़ेद या सोने की तरह पीले रंग की होती हैं, ये ताप तथा विद्युत की सुचालक होती हैं, ये तन्य होती हैं, मतलब इनको तार के रूप में खींचा जा सकता है, ये आघात वर्धित होती है, इनको पीट कर महीन चादरों में डाला जा सकता है, ये प्रतिध्वनिपूर्ण होती हैं। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि धातु के उदाहरण हैं। पारा धातु होते हुए भी कमरे के ताप पर द्रव है। अधातुएं दिए गए निम्न गुणों में से प्राय कुछ को या सभी को प्रदर्शित करती हैं। वे विभिन्न रंगों की होती हैं। धातुएं विभिन्न रंगों की होती हैं। अधातुएं विभिन्न रंगों की होती हैं। ये ताप और विद्युत की कुचालक होती हैं। ये चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण और आघात वर्धन नहीं होती है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कोल, कोक, ब्रोमीन, क्लोरीन इत्यादि अधातुओं के उदाहरण हैं। कुछ तत्व धातु और अधातुओं के बीच के गुणों को दर्शाते हैं जिन्हें उपधातु कहा जाता है, जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि। अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 100 से अधिक है। इनमें से 92 तत्व प्राकृतिक हैं, जबकि शेष मानव निर्मित हैं। अधिकतर तत्व ठोस हैं। 11 तत्व कमरे के ताप पर गैसें हैं। 2 तत्व पारा और ब्रोमीन कमरे के तापमान पर द्रव हैं। गैलियम और सीजियम तत्व
कमरे के ताप पर 303 केल्विन से अधिक तापमान पर द्रवावस्था ले लेते हैं। यौगिक। एक यौगिक वह पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना है। इसको याद कर लें यौगिक की परिभाषा। एक यौगिक वह पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना है। जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो हम क्या पाते हैं? इसके लिए क्रियाकलाप है। कक्षा को 2 समूहों में विभक्त करें। दोनों समूहों को 50 ग्राम लोहे का चूर्ण और 3 ग्राम सल्फर एक चीनी मिट्टी की प्याली में दें। पहला समूह, लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीस कर मिलाएं। दूसरा समूह, लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीस कर मिलाएं। मिश्रण को तीव्र ताप पर लाल होने तक गर्म करें। अब ज्वाला को हटा दें और मिश्रण को ठंडा होने दें। समूह 1 और 2, प्राप्त सामग्री में चुंबकीय पदार्थ की जांच करें। सामग्री के निकट एक चुंबक लाएं। जांच करें कि क्या सामग्री चुंबकी है की ओर आकर्षित होती है। दोनों समूह द्वारा प्राप्त सामग्री के रंग और बनावट की तुलना करें। प्राप्त सामग्री के एक भाग में कार्बन डाइसल्फाइड मिलाएं। मिश्रण अच्छी तरह मिलाएं और छान लें। प्राप्त पदार्थ के दूसरे भाग में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाएं। इस प्रक्रिया के लिए अध्यापक का निर्देशन आवश्यक है। इस क्रियाकलाप को लोहा तथा सल्फर तत्वों के साथ अलग अलग दोहराएं। अवलोकनों को नोट करें। अब उत्तर दें। क्या दोनों समूहों द्वारा प्राप्त सामग्री दिखने में समान है? किस समूह द्वारा प्राप्त सामग्री में चुंबकीय गुण विद्यमान है? क्या प्राप्त सामग्री के घटकों को हम पृथक करने में सक्षम हैं? क्या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सामग्री पर डालने से दोनों समूहों से गैस प्राप्त होती है? क्या दोनों स्थितियों में प्राप्त गैस की गंध समान है या अलग अलग है? ये सारे प्रेक्षण आपको लेने हैं। समूह 1 द्वारा प्राप्त गैस हाइड्रोजन है। यह रंगीन, गंधीन और ज्वलनशील है। इसकी ज्वलनशीलता की जांच कक्षा में न करें। समूह 2 द्वारा प्राप्त गैस हाइड्रोजन सल्फाइड है। यह गैस रंगीन गैस है और इसकी गंध सड़े अंडे जैसी है। आपने पाया कि दोनों समूहों द्वारा प्राप्त पदार्थ भिन्न गुणों को दर्शाते हैं। यद्यपि आरंभ में दिए गए पदार्थ समान थे। समूह 1 की क्रिया के फलस्वरूप भौतिक परिवर्तन हुआ, जबकि समूह 2 की क्रिया के फलस्वरूप रासायनिक पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन हुआ। समूह 1 द्वारा प्राप्त सामग्री 2 पदार्थों का मिश्रण है। दिए गए पदार्थ लोहा और सल्फर है। यहाँ पर मिश्रण और यौगिक में आपको अंतर पढ़ना है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखें। पहले एक तरफ हम मिश्रण पढ़ेंगे, उसके अपोजिट हम यौगिक पढ़ेंगे। तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते। और यौगिक तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है, जबकि यौगिक नए संगठन सदैव स्थायी होता है। मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है, जबकि यौगिक नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं। मिश्रण घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है, जबकि यौगिक घटकों केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। तो ये अंतर थे। मिश्रण का गुण उन दोनों मिले हुए तत्वों के गुणों के समान है। समूह 2 द्वारा प्राप्त सामग्री यौगिक है। दोनों तत्वों को तीव्रता से गर्म करने पर हमने यौगिक पाया, जिसका गुण मिले हुए तत्वों से पूरी तरह भिन्न है। यौगिक का संगठन पूरे पदार्थ में समान है। हम यह भी देख सकते हैं कि यौगिक की बनावट और रंग भी सभी स्थानों पर समान है। इस प्रकार संक्षेप में हम पदार्थ की भौतिक और रासायनिक प्रकृति को हम निम्न आरेख द्वारा व्यवस्थित कर सकते हैं। इस तरह से पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस, और ये 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध और अशुद्ध। ये अशुद्ध जिसको हम मिश्रण बोलते हैं। शुद्ध 2 तरह के होते हैं, तत्व और यौगिक, और मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी। ठीक है, समांगी में समान संगठन होता है, विषमांगी में असमान संगठन होता है। ठीक है, इसके उदाहरण हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये हमारा अध्याय था। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलेंगे अगले अध्याय के साथ में। धन्यवाद।